हाथों की लकीरें आपका साथ दे या नहीं, लेकिन आपकी मेहनत आपका जरूर साथ देगी। मैं गौरव पांचाल आपका स्वागत करता हूं रेजोनेंस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी के एमसीक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो हमने सीरीज चला रखी है चैप्टर वाइज चैप्टर मैथमेटिक्स में। आज हम जो चैप्टर लेकर आए हैं प्रोबेबिलिटी से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इस सेशन में हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे कि वो किस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है। एक्चुअली आपको पता है सीयूटी में आपके 12th बेसिक सिलेबस आने वाला है, ठीक है। 12th में जो एनसीईआरटी है उसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाने वाले हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो क्वेश्चंस का होगा वो ज्यादा हाई नहीं होगा, बहुत ही जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों उसी से रिलेटेड सवाल पूछे जाने वाले। और किस तरह के सवाल होंगे, यानी कि जो मैं एक्सप्लोर करके लेकर आया हूं, जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो पीवाईपी यानी कि पिछले साल लास्ट ईयर जो सवाल पूछे गए हैं वो भी इस सेशन में हम कवर करेंगे। ओके, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को। यस, फर्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। आप साथ के साथ जरूर सॉल्व भी करते रहिएगा। पहला वाला सवाल में क्या पूछा गया है, लेट ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद पी ऑफ ए इक्वल 1/4 एंड पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल 2 टाइम्स पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए, फाइंड पी ऑफ बी। एक्चुअली इसमें देखो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको पता है ना, एडिशंस के रूल आपको पता होना चाहिए, जो 11th क्लास से पढ़ा है, 12th में भी उसका यूज है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भाई, है ना, फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे खासे, उससे ही रिलेटेड सवाल आपके आने वाले हैं। एक्चुअली इसमें जो पी ऑफ ए यूनियन बी हमें निकालना है बच्चों, पी ऑफ बी निकालना है। तो पी ऑफ बी कैसे निकालेंगे, पी ऑफ ए हमें गिवन है, पी ऑफ ए यूनियन बी, इसमें कॉन्सेप्ट क्या हो, पी ऑफ ए यूनियन बी, कैन आई राइट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये पता होना चाहिए वही फॉर्मूला, पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी होता है। दिस इज द एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या पी ऑफ ए यूनियन बी की जगह हम ये रिप्लेस कर दें, है ना। तो बच्चों यहां पर जो आ रहा है इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, ये दिया हुआ 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए, ये लिखेंगे। ओके, अब बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। देखो इसमें दो चीजें काम आ चुकी है, एक तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का बोला है, ठीक है, और एडिशन लॉ भी इसमें यूज हुआ है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या है, ठीक है, आपके टॉपिक है 12th में, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो उसके लिए रूल क्या लगता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कैन आई राइट P of A intersection B ऑलवेज इक्वल P of A इंटू P of B बनेगा बच्चों, है ना। तो क्या मैं इसकी जगह P of A इंटू P of B लिख सकता हूं, है ना। तो P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटू P of B, कैन आई राइट 2 टाइम्स ऑफ P of B और माइनस P of A। P of A हम जानते P of B का वैल्यू निकाल सकते, ये 1/4 है, 1/4 दिया हुआ है, 1/4, ठीक है। पी ऑफ बी, अच्छा पी ऑफ बी यहां भी आ रहा है, पी ऑफ बी इसमें भी आ रहा है, और पी ऑफ बी 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ बी है। इस पी ऑफ बी को उधर ले जाएंगे तो यहां पर पी ऑफ बी, यहां पी ऑफ बी बचेगा, और इसको उधर ट्रांसपोज कर दो बच्चों, और इसको इधर ट्रांसपोज कर ले पी ऑफ ए को, तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/4 यहां पर चलेगा, ठीक है। इक्वल वहां से उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो पी ऑफ बी ये कॉमन आ गया है, 1 माइनस पी ऑफ ए यहां पर नजर आ जाएगा, और पी ऑफ बी निकालना है हमें, 1 माइनस 1/4 और 1/4, ये 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2, और यहां से आ गया 1/2 इक्वल पी ऑफ बी इनटू, और ये कितना हुआ 3/4, ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ, तो पी ऑफ बी, व्हाट पी ऑफ बी दैट इज 2/3। क्या 2/3 है, यस, यहां पर है सी ऑप्शन। इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, क्लियर है चीज। तो आपको देखो इसी सवाल में दो चीजें काम में आए, एक तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का यूज हुआ, इंडिपेंडेंस का मतलब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ये रूल अप्लाई होगा, और साथ के साथ ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। देखो इस पर बेस्ड सवाल भी पूछा गया है, आगे वाली स्लाइड में हम कवर करेंगे जो पीवाईपी यानी लास्ट ईयर कौन सा सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना, फॉर्मूला ही पूछा है ना,
ठीक है, जिन बच्चों को फॉर्मूला याद है वो टिक कर लेगा और जिनको याद नहीं है, ठीक है, वो माइनस में जाएगा। द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस पूछा है या सिग्मा स्क्वायर इज ऑल्सो वेरिएंस, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स, कैन आई राइट, ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस निकालना, यानी कि सबसे पहले रैंडम वेरिएबल समझ में आती है, हम टेबल जनरेट करते हैं, उसके रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इस तरह से प्रोबेबिलिटी बनती है भाई, है ना, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर जितने भी रैंडम वेरिएबल है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद आपने म्यू, यहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स मतलब मीन निकाला होगा, मीन निकालने का वे आपको पता है, ई ऑफ एक्स से लिखते हैं या फिर म्यू से भी इसको इंडिकेट किया जाता है। दिस इज द मीन, मीन निकालने का तरीका सिग्मा एक्स आई और पी ऑफ एक्स आई, ठीक है, आई इक्वल 1 से लेकर n तक की बात करेंगे, यानी कि जितने भी रैंडम वेरिएबल है उनको कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास उन सबका सम करके मीन आ जाएगा, मीन के बाद पूछा जाएगा वेरिएंस, तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, वेरिएंस का जो फॉर्मूला है, वेरिएंस ऑफ एक्स, जितने भी रैंडम वेरिएबल है तो उसका होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि मीन का स्क्वायर को हम माइनस करेंगे, दिस इज द ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस दिस इज द मीन, ये क्या है बच्चों, मीन है, ठीक है। तो यहां पर यदि ये फॉर्मूला देख लो आप, चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इसके अकॉर्डिंग देख लो, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, फर्स्ट रॉन्ग है, यहां पर थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन लिखा हुआ है, सी ऑप्शन वाले में ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करेक्ट है। नेक्स्ट वाला जरा देखो भाई, क्या पूछा गया है इसमें, A coin is biased so that the head is 3 times likely to occur as a tail. If coin is tossed twice, then find the probability distribution of the number of tails. फर्स्ट वाला, सेकंड वाला जो सवाल आया उसमें probability distribution कैसे निकालते हैं, एक लास्ट वाला टॉपिक है अपने एनसीईआरटी में, उसमें probability distribution निकालने का वे क्या है, सबसे पहले आप रैंडम वेरिएबल निकाल लोगे, ठीक है, जो रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है ना, जो भी इवेंट हुआ उससे रिलेटेड रैंडम वेरिएबल फाइंड आउट कर लिए, देन जितने भी रैंडम वेरिएबल आए बच्चों उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ठीक है, जितनी भी थी उनके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब हो गया एक टेबल के फॉर्म में अरेंज करना, है ना, एक टेबल के फॉर्म में अरेंज करना, ये एक्स आई दिस इज द रैंडम वेरिएबल और कॉरेस्पॉन्डिंग दियर प्रोबेबिलिटीज। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ है कि ए कॉइन इज बाइस्ड सो दैट द हाइट, बाइस्ड का मतलब भाई जब बार बार उछालोगे तो वो एक चीज को बार बार रिपीट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर हेड के आने की प्रोबेबिलिटी देखो, हेड क्या 3 टाइम्स लाइकली टू अकर एज ए टेल, दैट मीन्स यदि हम बात करें कि हेड के, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/4 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4, कैन आई करेक्ट, है ना, 3/4 हो जाएगा और 1/4। अब इफ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, कॉइन को टॉस किया है 2 टाइम्स, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या क्या बनता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या दोनों ही कॉइन पर क्या मिल जाएगा हमें, टेल टेल मिल जाएगा, ये ठीक है। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 4 बन जाएंगे, 4 आउटकम्स आगे बच्चों, ठीक है। और यहां पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, एंड पी ऑफ टी दैट इज 1/4। अब हमें यहां पर देखो रैंडम वेरिएबल क्या सेलेक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नंबर ऑफ टेल्स के बारे में, इवेंट्स किसके बारे में पूछा गया है, नंबर ऑफ टेल्स, तो इसी के अकॉर्डिंग रैंडम वेरिएबल डिसाइड होगा। नंबर ऑफ टेल्स मतलब टेल्स के नंबर्स को बताना है, संख्या को बताना है, तो यहां पर जो एक्स लेकर चलेंगे दिस इज द रैंडम वेरिएबल, इसको नंबर ऑफ टेल्स के नाम से जाना जाएगा। और नंबर ऑफ टेल्स तो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है बच्चों, 0 लेगा, 1 लेगा और 2 लेगा, मैक्सिमम 2 तक ही क्यों गया, बिकॉज 0 1, 0 का मतलब हुआ कि टेल्स एक बार भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है, नंबर एक नंबर को इंडिकेट कर रहा है, और 1 का मतलब क्या हुआ कि एक बार टेल आ रहा होगा तो दूसरी बार क्या आ रहा होगा, हेड आ रहा होगा। 2 का मतलब यहां पर का दोनों ही टाइम्स क्या हो, टेल होगा ना कि हेड होगा, क्लियर है चीज। तो 2 मैक्स, क्योंकि यहां पर कॉइन को 2 बार टॉस किया है इसलिए मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 ही हो सकता है। तो ये 0 1 2 ये नंबर के फॉर्म में रैंडम वेरिएबल होगा, तो बेटा यहां पर 0 लिख लेंगे या 1 लिख लेंगे या 2 लिख लेंगे, ओके। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, यहां पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप बता सकते हो, लेकिन मैं कंप्लीट बताना चाह रहा हूं ताकि
इससे रिलेटेड कोई दूसरा सवाल भी आ जाए तो आप इजीली कर सको, ठीक है। मेथड सब में एक जैसा ही लगेगा। तो अब इनके कोरस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो 0 का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ टेस्ट कितनी 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों टाइम्स क्या आ रहा होगा, हेड आ रहा होगा। तो हेड कितना भाई यहाँ पर, ये देखो ये 2 एच एच। तो भैया इसकी प्रॉपर्टी कैसे निकालोगे, एक हेड आने की प्रॉपर्टी 3/4, दूसरे हेड आने की प्रॉपर्टी 3/4, है ना। तो 9/16 हो गया। क्या 9/16 है, यस 9/16 यहां पर लिखा हुआ है लास्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले में 9/16 आ जाएगा, हमें पता है लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, यह 1 का मतलब एक बार टेल आ रहा होगा, एक बार हेड आ रहा होगा। तो यहां पर हम कंसीडर कर सकते हैं भाई 3/4, और दूसरी बार क्या आ रहा होगा, टेल आ रहा होगा 1/4, ठीक है। फिर 1/4 इंटू 3/4, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये कितना होगा, नीचे 16 आ गया है और नीचे ऊपर 6/16 कर लें इसको, ठीक है। 2 का मतलब यहां पर दोनों बार क्या आ रहा होगा, टेल आ रहा होगा, तो टेल यहां पर हो गया, तो इसका 1/4 यानी कि 1/16 हो गया, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, यदि आपके पास टेबल दिया हुआ है, ये जरूर ध्यान रखना है, ये टेबल बन चुकी है, इसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी यहां पर लिखी हुई है, उन सबका सम हम यदि चेक करें, उन सबको ऐड करें, तो ऑलवेज हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ये भी एक क्रॉस चेक कर लिया करो, इन सबका सम दैट इज 1 मिल रहा, नहीं मिल रहा, 16/16 दैट इज 1 हो गया, दैट मीन्स ये करेक्ट है। तो यहां पर जो ऑप्शंस करेक्ट होगा, डी ऑप्शंस करेक्ट होगा, ओके। कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होगा, डी ऑप्शंस, ठीक है। मेरा यहां मकसद था किस तरह से इसे सोल्व करेंगे, या इस तरह के सवाल आ जाए तो उसको किस तरह से आपको अप्रोच करना है, क्लियर है चीज, ओके। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके आगे एक और स्टेप पूछी जा सकती है कि इसका मीन भी बताइए। मीन निकालने का तरीका अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया, पिछले वाली स्लाइड में फॉर्मूला देखा है हमने, वो फॉर्मूला अप्लाई करके इन रैंडम वेरिएबल का मीन निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है बच्चों, यहां तक क्लियर है चीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो भाई, क्या पूछा गया है। 2 dice are thrown if it is known that sum of numbers on the dice was less than 6, then the probability of getting a sum 3, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाना चाहिए। एनसीईआरटी के 12th क्लास के प्रोबेबिलिटी के क्या क्या टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा था, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ा है, बेस थ्योरम आपने पढ़ा है, बाइनोमियल बर्नौली ट्राइस आपने पढ़ा है, ठीक है। जो शुरुआत के 4 टॉपिक्स है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो 2 dice are thrown if it is known that the sum of numbers, यहां पर बेटा 2 इवेंट्स हो रहे हैं, ओके। जिसमें से एक इवेंट हम ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी गिवन है, इसमें एक इवेंट हो चुका है, तो उसके बाद दूसरा इवेंट होने के क्या चांसेस होंगे, ठीक है। क्या पूछा है, दूसरे इवेंट के, तो बेसिकली ये हम इसको फर्स्ट इवेंट कंसीडर कर सकते हैं। व्हाट, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस वाज लेस देन 6, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम। तो लेट ए इवेंट, तो इस तरह को हम 2 इवेंट कंसीडर करते हुए चलेंगे। इवेंट ए यहां इंडिकेट कर रहा है सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स was less than 6, ओके। और बी इवेंट यहां मान लेते बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम, अब ए और बी के अंदर कौन कौन से इवेंट्स आएंगे ये आपको पता करना है। बेसिकली 2 डाइस आर थ्रोन, भैया डाइस को कितनी बार थ्रो किया, 2 बार। जब डाइस को 2 बार थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, 36, है ना। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एस यानी कि सैंपल स्पेस के अंदर 36 इवेंट्स होंगे, ये आपको याद है। अब उसके अंदर से ए और बी निकल कर आएंगे, कहीं से नहीं आएंगे भाई, ए और बी यहीं से आएंगे, ये पूरा एक फैमिली हो गया, ये इसी के मेंबर्स हैं। अब ए और बी कैसे निकालोगे आप, ए क्या बताया, ए बताया भाई यहां पर नंबर ऑफ डाइस वाज लेस देन 6, यानी कि वहां पर दो जो नंबर्स बनेंगे उन दोनों डिजिट का सम 6 से कम होना चाहिए। तो बेटा मैं इसमें ये ले लूं भाई, 1 1 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, 1 2 भी हो जाएगा, 1 3 भी हो जाएगा, है ना। 1 और 3 4 जो कम है,
1 और 4 भी हो जाएगा, 5 हो रहा है, 1 5 नहीं लेंगे, ठीक है, ये हो गए। एक 2 1 भी हो जाएगा, एक 2 2 हो जाएगा, 22 ले लो भाई, 23 भी हो जाएगा क्योंकि 5 हो रहा है, 2 और 3 का सम, ठीक है। 3 यहाँ से 24 नहीं ले सकते, 6 हो जाएगा, बट यहाँ पर 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 33 नहीं होगा, ठीक है। एक 41 ले सकते हैं, यस 41, 42 नहीं ले सकते, 41 तक ही होगा, क्लियर। ये सारे आउटकम्स आ जाएंगे इसमें। और बी के अंदर क्या क्या आ जाएंगे बच्चों, इसने बोला गेटिंग ए सम 3, तो भैया 2 नंबर का सम कितना बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए। तो क्या क्या हो गया, 1,2 और 2,1, मुझे लगता है ये 2 ही होंगे, ठीक है, 2 ही यहाँ आउटकम आएंगे, इसके अलावा नहीं होगा। अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमें यहाँ पर ये हम पता है ना, ये इवेंट पता है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू, तो उसके कंडीशनल मतलब जो नॉन है, जो गिवन है, वो आप नीचे लिखोगे। यहां पर हमने जो नॉन है उसको ए बना है, क्लियर है चीज, तो बी बाई ए लिख लें इसमें, बी बाई ए, और इसका क्या फॉर्मूला होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ ए, कह रहा है राइट। जरा गौर से देखो भाई, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ ए, बिकॉज जो इवेंट हो चुका होता है, जो इवेंट हो चुका होता है उसको नीचे लिखोगे, क्लियर चीज। यहां पर हम जानते हैं कि ये इवेंट दिया हुआ है और किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 की। तो बच्चों यहां पर पी ऑफ बी बाई ए लिख लेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें नीड है और पी ऑफ ए भी नीड है, इनकी प्रोबेबिलिटी चांसेस निकालने हैं। तो पी ऑफ ए ये दिखाओ, तो पी ऑफ ए के यहां से चांसेस निकाल सकते हो भाई। पी ऑफ ए कितने, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। तो 10/36 है ना, 10/36 हो जाएगा, टोटल आउटकम 36 है। और इन दोनों का यदि कॉमन ढूंढें तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, 1 2 और 2 1 है ना, 1 2 और 2 1 हो गया, ये कॉमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/36 है ना, मालूम हो रहा है भाई। यहां पर देखो भाई, 10/36 और 2/36 यहां रख देते हैं, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 10 बाई पी ऑफ इंटरसेक्शन भी कितना आया था भाई, 2/36, और यह है 10/36, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे ख्याल से भाई 1/5, क्या 1/5 है इसमें, 1/5, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखो मैं इस तरह से ये जल्दी से हो जाएगा, लेकिन मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूं सो दैट आपको हर चीज समझ में आए, ठीक है। मेरा मकसद यहां पर आपको सवाल को समझाना है, तरीके से सॉल्व करके दिखाना है, सो दैट आप क्लियरली समझ सको। और रफली तो बिकॉज वहां पर हमें टाइम भी बचाना है, तो जल्दी से सॉल्व भी करना है क्वेश्चंस को, ज्यादा टाइम नहीं देना है ना। तो यहां पर देखो इस तरह के सवाल हो जहां पर एक इवेंट हो चुका है और दूसरा इवेंट पूछा गया है, तो ऑलवेज वो बेस्ड होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सिर्फ यही इसी तरह का एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें देखो एक टेबल दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बिलो, देन वैल्यू ऑफ k का वैल्यू। यदि आपको इस तरह का टेबल दे दिया जाए, है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी एक सवाल निकला था सेकंड वाली स्लाइड में, हमने देखा था कि किस तरह से इसको करना है। यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, देखो x और p ऑफ x लिखा हुआ है। यदि आपको इसको यहां पर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, 2 3 4 और 5 लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग 5/k बोला इसने, और 3 पर 7/k लिखा है, 9/k लिखा है, और यहाँ 11/k लिखा है। ये टेबल आपको दी हुई है। अब k का वैल्यू तो बहुत इजी है ना, अभी जस्ट हमने देखा है, क्या हम इन सब का सम, हम जानते हैं ना जितनी भी प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखी होती है बच्चों, इन सब का सम कर दें, वो कितना मिलेगा, मेरे को 1 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। क्या इनका सम किया जाकर 1 के इक्वल करके k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल भाई। यहाँ पर 5 और 7 हो गया, 12 हो गया, 12 12 और 9 कितना हो गया भाई, ये 32 मिल रहा मेरे को, और k इक्वल कितना आ गया, 32 है 32, या सी ऑप्शन हो गया, k इक्वल 32, ठीक है। तो सिर्फ देखो इसी तरह के कुछ इजी क्वेश्चन से आने वाले हैं, है ना। अभी मैं बता दूंगा किस तरह का सवाल आया हुआ था पिछले साल भी, है ना। तो ऐसे ज्यादा लेवल नहीं होगा सवाल का, आपको गो थ्रू करना अच्छी खासी एनसीईआरटी को, अच्छी तरह एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन सोल्व करके ही जाना है आपको, ओके। नेक्स्ट वाला देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52
प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। दोनों कार्ड्स के ब्लैक होने के चांसेस पूछा जाएगा। एक्चुअली काम क्या हुआ है, दो कार्ड्स यहां पर निकाले जा रहे हैं, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमें पता है ना, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं। और यहाँ काम धीरे धीरे एक का फिर दूसरा काम हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हम जो दोनों कार्ड्स हमें क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए। तो पहले वाला ब्लैक वाला निकाल लो भाई, P of B1। तो पहले ब्लैक वाला निकालेंगे तो उसमें ब्लैक पत्ते कितने होते हैं भाई, टोटल ब्लैक 26 होंगे, 26 by 52 यानी कि ये कितना हो गया 1/2। अब सेकंड वाला ब्लैक ही चाहिए, सेकंड वाला भी मुझे क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए। अब ब्लैक कितना विदाउट रिप्लेसमेंट है, प्लीज यहां जरूर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो पहला वाला पत्ता निकाला है वो वापस से कार्ड्स में नहीं डाला, ठीक है, उसको बाहर रख लिया। अब उसमें ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए, ब्लैक कार्ड्स तो कम हो जाएगा ना, 26 था तो एक कार्ड तो बाहर आ चुका है। अब कितना बचा है 25 और नीचे कितने हो जाएंगे 51, टोटल कार्ड्स भी कम हो जाएंगे, दैट विल बी 51। तो 25 by 51 और ये 1/2। अब दोनों कार्ड्स के दोनों ही इवेंट्स के एक साथ होने के चांस को यहां पर थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज होती है बच्चों। एक्चुअली इसमें क्या है, P of B इंटरसेक्शन B2 हमें निकालना है और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड ही है। एक इवेंट हो चुका है तो पहले ये इवेंट किया है, फिर दूसरा इवेंट किया है, 25 by 51 मल्टीप्लाई कर दो इसे, इस तरह का 25 आ गया और ये 5 यानी कि 102, 25 by 102 है, 102 है, यस बी में नजर आ रहा है 25 है ना, और 102। क्लियर है चीज, ये थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कहलाती है बच्चों। यदि मोर देन 2 इवेंट्स भी हो रहा है, 1 by 1 काम हो रहा है, तो उन तीनों इवेंट्स के एक साथ होने के चांसेस में भी हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे। साइमल्टेनियसली जो इवेंट्स होंगे ना, तो उनके लिए ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करनी है। करेक्ट है चीज, इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिए हुए एनसीईआरटी में जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यस, इफ A and B are two independent events such that P of A dash लिखा हुआ है, that is 0.75। तो P of A dash what given us, P of A dash दिया हुआ है 0.75 and P of A union B, P of A union B क्या है यहाँ पर 0.65 एंड P of B, P का वैल्यू पूछा है और दोनों इवेंट्स क्या है इंडिपेंडेंट। तो क्या हम निकाल सकते हैं P of A यूनियन B, तो P of A यूनियन B, ये फिर से वही फॉर्मूला यूज हुआ, P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B लिख लोगे। ओके, P of A यूनियन B दैट इज 0.65, P of A व्हाट, P of A नहीं पता, P of A बाहर पता है ना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट है, तो P of A हम क्या निकाल लेंगे, क्या इसको 1 में से माइनस करके निकाल लें, है ना, 1 में से माइनस करते 0.75 तो 0.25, तो 0.25 मिल गया है। प्लस P of B हमें फाइंड आउट करना है, क्या P of A इंटरसेक्शन B पता है, यदि नहीं पता है तो जरूर ध्यान दो, नहीं दिया है तो यहाँ एक कंडीशन दी हुई है कि दोनों इवेंट्स कौन से हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो क्या मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख सकता हूं क्या, बात करो भाई, हाँ समझ लो, P of A इंटू P of B के इक्वल होगा बिकॉज बोथ आर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अब हम यहां से P का वैल्यू निकाल सकते हैं, 0.65 में से इसको माइनस कर देंगे 0.25 को, तो यहां से कितना आ जाएगा 0.40। ओके, और यहां से P कॉमन ले लो भाई, 1 माइनस 0.25 हो गया है और P इंटू 1 माइनस 0.75 हो चुका है। इसको इधर डिवाइड में लाएंगे तो 0. ये हो गया है 0.75। ओके, तो यहां से कितना बन जाएगा, यहां से भाई आप निकाल लो, इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल करेंगे, यहां से 7/15 8/15 8/15 हो रहा है क्या, हाँ हाँ, 15 पंजे 75 हो गया और 8 पंजे 40 हो गया, तो 8/15 हो गया है ना। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बोलिए भाई हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो 101% भाई चांस पकड़ लो, इस तरह के फॉर्मूले बेस्ड सवाल आने वाले हैं, ठीक है। इनको बार बार आप करते रहिएगा, प्रैक्टिस में बनाए रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। यहां क्या पूछा गया है, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times
he throw a die and reports that it is 6, find the probability that it is actually a 6, है ना। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। एक्चुअली क्या हो रहा है भाई, एक आदमी है ना, उसके सच बोलने की, है ना, स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 में से 3 चांसेस है ना सच बोलने का, तो और झूठ बोलने का भी होगा। जब वो 4 में से 3 बार सच बोल रहा है तो एक बार क्या बोल रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा, ये तो पता लग गया। अब वो क्या कर रहा है, डाइस को थ्रो कर रहा है और रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, ठीक है, क्या आ रहा है, ये गिवन है मतलब 6 आने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअल 6। अब 6 आ रहा है तो सच बोलेगा, 6 आ रहा है तो सच ही बोलेगा भाई, 6 आ रहा है, दूसरे को जाकर बताएगा 6 आ रहा है मेरे को, ठीक है, तो सच बोलने की बात कर रहा है, और झूठ बोलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो बेसिकली यहां पर हम इवेंट कंसीडर कर लें कि लेट, या बच्चों इवन इवेंट मान के चल रहा हूं कि वो ट्रूथ को बता रहा है, ठीक है, और E2 इवेंट यहां पर फॉल्स। अब P ऑफ E1 हमने ट्रूथ को माना है, तो P ऑफ E1 कितना हो जाएगा, सच बोलने के चांसेस कितने होंगे भाई, 4 में से 3 बार सच बोल रहा है तो 3/4 हो जाएगा। एंड P ऑफ E2 क्या होगा, व्हाट P ऑफ E2, तो व्हाट आई कैन राइट P ऑफ E2 मतलब झूठ बोलने की बात कर रहा है, तो 1 में से माइनस कर लो, 1 माइनस 3/4 दैट विल बी 1/4। ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई। अब बच्चों उसने एक डाइस को थ्रो किया है ना, एक डाइस को थ्रो किया उधर, तो डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में कोई भी डिजिट आ सकती है, लेकिन रिपोर्ट्स क्या बोल रही है कि वो 6 आ रहा है, और 6 आ रहा है तो हम यहां कंसीडर कर लेते हैं ये एक कॉमन इवेंट हो गया, ठीक है, ये गिवन है। तो एक इवेंट ए मान लो, ये क्या हो जाएगा, एक कॉमन इवेंट्स कि ही रिपोर्ट्स दैट इट इज a 6, ये कंसीडर कर लेंगे, और 6 कंसीडर कर लिया तो कैन आई राइट P ऑफ A बाई E1 में निकालना पड़ेगा भाई, P ऑफ A बाई E1 दैट इज अ बेस थ्योरम जो पढ़ी हुई है, तो P ऑफ A बाई E1 का मतलब, E1 का मतलब वो सच बोल रहा होगा, E1 हमने क्या माना, ट्रूथ वाला, और उसके 6 आने के चांस से तो 1/6 होगा ना। समझ में आया चीज, 1/6 क्यों लिखा, दैट इज बिकॉज टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 डाइस के अंदर होते हैं, और उस पर 6 आ रहा है तो 6 तो एक बार ही है, उसके फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गए और टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है, तो वो सच बोल रहा है, 6 आने के चांसेस की बात कर रहा है तो 1/6। और यदि मैं आपसे पूछूं P ऑफ A बाई E2, अब वो झूठ बोल रहा है तो 6 आने के, तो झूठ बोलेगा तो मतलब वहां पर दूसरा आ रहा है 6 के अलावा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/6 के ना, राइट, इसको 1 में से माइनस कर दो तो 5/6 हो जाएगी। क्लियर है चीज। अब एक्चुअली क्या होगा, इट इज एक्चुअल 6, तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, बेस थ्योरम में क्या होता है, अब हमें एक्चुअली 6 निकालना है, तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, बेस थ्योरम, तो इसने क्या बोला है कि हमें निकालना है P ऑफ 6 की बात कर रहा है, तो P ऑफ E1 बाई A निकालना है, और यहां पर इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम लिखेंगे P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 डिवाइड बाय, यहां पर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी, ठीक है, वो सबको ऐड करके यहां पर लिखेंगे P ऑफ, यहां पर EI आ जाएगा और P ऑफ A बाई EI आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट डेटा रखते हैं, ये फॉर्मूला आप जानते हो, तो P ऑफ यहां पर रख देता हूं 1 बाई P ऑफ E1, P ऑफ E1 कितना निकाला था हमने 3/4 इंटू P ऑफ A बाई E1 निकाला है 1/6 डिवाइड बाई, यही 3/4 इंटू 1/6 लिखोगे प्लस, और यहां से 1/4 इंटू 5/6, इसे सोल्व करना है। किसको सोल्व करना है, जो मैंने लास्ट में लिखा है, जरा गौर से देखना भाई, ये वाला जो ब्रैकेट में चल रहा है इसको सोल्व करना। दिस द बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 4 और 6 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 और यहाँ से 5, 3/8 आ रहा है कि कहीं ना कहीं, यस 3/8 है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जरूर देख लेना भाई, इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाएंगे, है ना, कर सकते हो इस चीज को, यानी कि ये जो सवाल है ये बेस्ड थ्योरम पर बेस्ड है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस्ड थ्योरम आपको आना चाहिए, ठीक है, एक सवाल वहां से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड पूछा गया है, क्या इसको बता सकते हो क्या होगा इसका, P ऑफ A इक्वल 3/8 है और P ऑफ B 1/2 है, एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन भी इक्वल 1/4 है, देन P ऑफ A डैश B डैश पूछा गया है। बड़ा आसान है, यहाँ पर आपको पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए इसके। P ऑफ A डैश B डैश का मतलब क्या हुआ, जरा दौर से देखो भैया, P ऑफ
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा यहाँ पर ए डैश इंटू बी डैश लिखा हुआ है ना, इसको इंटरसेक्शन रीड करते हैं। अब इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, पी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश लिख सकते हैं, है ना, डी मॉर्गन रूल के अकॉर्डिंग। ये दोनों इक्वल हैं। क्या मैं इसको आगे लिख सकता हूं, पी ऑफ ए यूनियन बी, कैन आई राइट? इज इट करेक्ट? ठीक है, वन माइनस पी ऑफ ए, वन माइनस, तो इसको पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाएगा। पी ऑफ ए यूनियन बी एडिशन लो। अब पी ऑफ ए पी ऑफ बी सारे डेटा पता है हमें, सारी वैल्यू गिवन है, क्या निकाल सकते हो, वन माइनस पी ऑफ ए कितना है 3/8 प्लस ये कितना है 1/2 है और माइनस 1/4 है। ओके, वन माइनस यहां से कर लीजिए भाई, ये एलसीएम कितना आ गया 8 आ गया है, ठीक है, 3 प्लस ये हो गया 4 माइनस 2, ये 7 माइनस 5 यानी 5 हो गया, यानी 5 यानी 5/8 और 8 माइनस 5 3/8, 3/8 मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3/8। तो इस सवाल में कुछ नहीं, सवाल कैलकुलेशन तो कर लोगे, बट यहां पर आपको इस तरह का ज्ञान होना जरूरी है, इस तरह के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। क्लियर है चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इस सवाल में पूछा गया है स्पीक ट्रूथ इन 75% केसेस एंड बी स्पीक ट्रूथ इन 80% केसेस, द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? भैया एक आदमी है ना 75% बार सच बोल रहा है वो, है ना, और बी जो है ये ए है और ये बी है, दो आदमी है, एक 75% बार बोल रहा है, एक 80% केस पर सच बोल रहा है। अब क्या हो रहा है, हमें वो चांसेस बताने हैं कि बोथ दे आर कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। इसका मीनिंग हुआ कि एक सच बोलेगा तो दूसरा क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, मतलब वो अग्री नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट दिया तो दूसरा अग्री नहीं हो रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्शन ये होगा। और या फिर दूसरा सच बोलेगा तो पहला वाला झूठ बोल देगा, तो उसके चांसेस पूछा गया। तो प्रॉपर्टी हम निकाल सकते हैं। एक्चुअली गिवन है कि पी ऑफ ए कितना है, यहाँ पर 75% दिया हुआ है, तो ये हो गया 70 ये 3/4 लिख लो इसको, ओके। और पी ऑफ बी कितना है, पी ऑफ बी को मैं लिखूंगा 80/100, ठीक है, और 80/100 को अपन लिख सकते हैं यहां से 8 यानी कि ये 0 0 कैंसिल कर दिया और यहां से कैंसिल हो गया 2 से, 4 टाइम्स 4/5, ये लिखें भाई, 8 2 से करते हैं, ओके। अच्छा, अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो कंडीशंस क्या होगी भाई, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यही तो होगा कॉन्ट्राडिक्शंस टू ईच अदर्स की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। तो ये हो सकता है भाई, ये सच बोल रहा है तो ये झूठ बोलेगा, ये सच बोल रहा है तो ये झूठ बोलेगा, ठीक है। तो हमें किसकी पी ऑफ ए ऑलरेडी 3/4 है, पी ऑफ बी डैश निकाल सकते हैं, हमें पी ऑफ बी दिया हुआ है, पी ऑफ बी डैश कितना होगा, इसको 1 में से माइनस करके निकाल लोगे, है ना, 1 में से माइनस करोगे तो कितना हो गया, ये 1/5 प्लस पी ऑफ बी कितना दिया हुआ है 4/5 इंटू पी ऑफ ए डैश, इसको 1 में से माइनस कर लोगे तो 1 में से माइनस कर लेंगे तो कितना 1/4, ओके भाई। अच्छा, यहां से कितना 7/20, 7/20, क्या यही आंसर आ रहा है बच्चों भाई, 7/20 है ना, 7/20 फर्स्ट ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आ गया, टू ईच अदर मतलब यहाँ दोनों बार नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पी ऑफ ए बार एवरी डैश भी लिख दो, सिर्फ वो एक दूसरे से असहमत हो रहे हैं, ठीक है, ये सच बोलेगा झूठ बोलेगा, वो सच बोलेगा तो झूठ बोलेगा, ठीक है, क्लियर है चीज। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यस, इसमें बता सकते हो भाई ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा यदि ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट, क्या क्या दिया हुआ है जरा गौर से देखो, ए और बी दो इवेंट्स है, दैट पी ऑफ ए, पी ऑफ ए बाई बी और पी ऑफ बी कंडीशन ए, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो हमें क्या रूल अप्लाई करना है, पी ऑफ ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशनल तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी, ये लिखा जाएगा बच्चों भाई, पी ऑफ इसमें क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय पी ऑफ ए, क्या ये लिख दें, बिल्कुल सही है। ये इंटरसेक्शन तो सेम है भाई, कैंसिल आउट, तो व्हाट वी हैव ओनली पी ऑफ ए किसके इक्वल आ चुका है, पी ऑफ बी के। अब पी ऑफ ए प्लस इक्वल पी ऑफ बी है क्या, इस तरह का ऑप्शन है इसमें,
P ऑफ ए डी वाला यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए इक्वल बी नहीं होगा, ए इक्वल बी नहीं होगा, है ना। P ऑफ ए प्रोबेबिलिटी बराबर आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी बराबर आ रही चाहिए, इसका मतलब ए बराबर डी नहीं होता, है ना। ये जरा ध्यान रखना, क्लियर है चीज भाई। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा इसका, P ऑफ ए हाफ दिया हुआ है, P ऑफ बी 0 दिया हुआ है, देन P ऑफ, बहुत ही सिंपल है यार, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पूछे गए ना, है ना। P ऑफ ए बाई बी, तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय P ऑफ बी, कैन आई राइट। और P ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है यार। जब 0 ही दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में 0 बैठ गया, तो ये कितना हो गया, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड भाई सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितना आसान है ना, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। ओके, समझ में आ रही चीजें, आगे चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया भाई, देखो यहां पर भी कुछ ए और बी आर टू इवेंट्स, और P ऑफ ए इज नॉट इक्वल 0 एंड P ऑफ बी बाई ए दैट इज 1। P ऑफ बी बाई ए ये दिया है 1, इसका मतलब हम इसे खोलें तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय P ऑफ ए लिखा जाएगा, दैट इज 1, और P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल P ऑफ ए होगा, कैन आई राइट। यही चीज समझ में आ रही है ना। यहां तक तो ये रिजल्ट आया, इस तरह का रिजल्ट डायरेक्ट दिया हुआ है 4 ऑप्शन में, बिल्कुल नहीं है। अब P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल P ऑफ ए दिया हो, मतलब एक ऐसा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी दोनों इवेंट्स के कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी के बराबर चल रहा है। तो A इन सबसेट ऑफ B, क्या ये सही होगा, B सबसेट ऑफ है इसके लिए, या B इक्वल 5 या D A इक्वल 5 होगा, एमपी डिसाइड। एक्चुअली जब इस तरह की कंडीशंस अप्लाई हो जाए, यहां पर ये कंडीशंस अप्लाई हो रही है। अब बच्चों देखो P ऑफ ए इंटरसेक्शन P ऑफ ए के इक्वल आ रहा है, तो आप यहां 4 ऑप्शन उसकी हेल्प से ले सकते हो, है ना। यहां पर A सबसेट ऑफ B बोला गया है, मतलब A क्या है, सबसेट ऑफ B है। तो इसका मतलब A में इवेंट्स जो A में होंगे, मान लीजिए सबसेट है तो 1,2 ले लेता हूं इसमें, और B में मैंने ले लिया है 1 2 3, है ना, ये ले लो। तो A सबसेट ऑफ B। बच्चों यदि इसके कॉमन होने के चांस निकालने, कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी निकालो तो 1,2 आ जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, P ऑफ A इंटरसेक्शन B दैट इज 2 बाई टोटल जो भी आउटकम यूनिवर्सल सेट होगा वो आ जाएगा सेम, 10 मान लेते हैं, टोटल आउटकम यूनिवर्सल में 10 है मान लो, है ना, 10 है उसमें। और यहां से P ऑफ A का भी कितना आ जाएगा, यहाँ 2/10 हो जाएगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, मतलब A सबसेट ऑफ B करेक्ट है, यहाँ B सबसेट ऑफ A रॉन्ग होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं होगा। A सबसेट ऑफ B होगा, तभी जाकर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। आप एग्जांपल लेकर भी आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इफ A एंड B आर एनी टू इवेंट सच दैट P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A एंड B इक्वल P ऑफ A, ये दिया हुआ है, देन विच ऑप्शन करेक्ट हियर, कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट होगा। P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल, तो भैया यहां से तो यूं क्रॉस हो रहा है ना, P ऑफ A से P ऑफ A कैंसिल हो गया है, तो व्हाट वी हैव P ऑफ B इक्वल P ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ये कैंसिल हो गया, 0 आया बेटा, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो P ऑफ B इक्वल P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, अब कहानी क्या होगी, क्या ये इसके अकॉर्डिंग यहां कुछ नहीं दिया हो, अच्छा कंडीशनल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो P ऑफ B आ रहा है तो नीचे B होना चाहिए, मतलब B और D में से आंसर हो सकता है, और यहां पर B लग रहा होगा, क्योंकि P ऑफ A बाई B, और ये कंडीशन के अकॉर्डिंग A इंटरसेक्शन B लिखेंगे और डिवाइड बाई P ऑफ B लिखेंगे, और इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल आ रहे होंगे, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो B ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा बच्चों। ओके, बात समझ में आ रही है, क्लियर है चीज यहां तक। ओके, आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, इफ P ऑफ A इक्वल 0.4, P ऑफ B 0.8 और P ऑफ B बाई A 0.6, देन P ऑफ A एडिशन थ्योरम, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा तो आंसर आ जाएगा ना। निकाल लो कि भाई P ऑफ B बाई A है, तो हमारे पास P ऑफ A यूनियन B पूछा है, तो इसका मतलब P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, दैट मीन्स P ऑफ A यूनियन B के लिए हमारे पास नीड होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B का। P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास नहीं है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B नहीं है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, बिकॉज P ऑफ B बाई A ये क्या गिवन है 0.6, क्या यहां से इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये लो भाई 0.6,
और पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और पी ऑफ ए कितना है भाई 0.4, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ऑफ बी इंटरसेक्शन है दैट इज 0, भैया 0.4 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो 0.24। अच्छा ये मिल गया है, क्या सारी वैल्यू रख दे? जी सर रख दो। तो 0.4 ये हो गया पी ऑफ बी, 0.8 हो गया माइनस 0.24 हो गया, यहां से हो गया 1.2 हो गया है, 0.24 हो गया है, इसमें से माइनस कर लो भाई यहां से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि यहाँ पर 0. डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0.96 आ जाएगा, करेक्ट है, ठीक है, बहुत इजी सवाल था। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर यह भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, बिकॉज एक इवेंट हो चुका है और एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। कॉलेज 30% स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स और 25% फेल इन मैथमेटिक्स एंड 10% फेल इन बोथ। 10% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं। वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट द सी फेल्स इन फिजिक्स इफ सी हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फेल्स इन फिजिक्स इफ गिवन एज फेल्ड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स दे दिया ना, तो भैया दो इवेंट्स है, एक तो फिजिक्स का हो रहा है, एक मैथमेटिक्स का हो रहा है। अब कंडीशंस क्या होगी? पी ऑफ में यहाँ पर क्या किसका पूछा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स को ऊपर लिख लो और मैथमेटिक्स को ऊपर लिख लो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पी इंटरसेक्शन एम और पी ऑफ एम। अभी तो ये लिख दे ना। अब इनकी वैल्यूज क्या गिवन है? कॉमन होने के चांसेस, कितने? 10%, ये 10/100 कर लो, डिवाइड बाय मैथमेटिक्स का कितना है, डायरेक्ट दिया हुआ, मैथमेटिक्स कहाँ गया भाई 25%, ये कैंसिल हो गया, 10/25, यदि ये लिखा हो तो ये कर दो, इसको कैंसिल कर लो भाई, 5 से कैंसिल कर दिया 2 और ये 5, 2/5। बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, देखो जरा, देखो फटाफट से। ओके, प्लीज इस सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, कुछ ना कुछ है ना, इस तरह के और भी सीरीज में लेकर आता रहूंगा। ओके, नेक्स्ट वाला, विच वन इज नॉट ए रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट वाला टॉपिक था, 12th क्लास में पढ़ा है आपने लास्ट में, किस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बर्नौली ट्राइस से रिलेटेड है ना। बर्नौली ट्राइस कहां पर सेटिस्फाई होगी, कुछ कंडीशंस लिखी थी, बुक में लिखी हुई है। देखो यहां पूछा विच वन इज नॉट ए रिक्वायरमेंट्स, किसकी नीड नहीं है ना, तो कौन सा करेक्ट नहीं है भाई? देयर आर 2 आउटकम्स फॉर ईच ट्रायल, ये तो करेक्ट था। बर्नौली ट्रायल्स ने क्या बोला? बर्नौली क्या बोला भाई? 2 आउटकम्स तो चाहिए, सही है ना, जो भी ट्रायल्स है उसके 2 आउटकम्स होंगे, एक सक्सेस और फेलियर, ये तो सही है। देयर इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स, यस, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होनी चाहिए। इनफाइनाइट के लिए गलत बोल दिया था बर्नौली पे, क्योंकि इसमें काउंटेबल नहीं होगा। ठीक है, सी वाला पढ़ो, द आउटकम्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अच्छा, मस्ट बी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए यार, डिपेंडेंट नहीं बोला उसने, बोला इंडिपेंडेंट। क्या बोला है? इंडिपेंडेंट, है ना, ये कंडीशंस थी, पढ़ लेना भाई। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो आउटकम्स आएंगे वो ईच अदर इंडिपेंडेंट बने ही रहना चाहिए, तभी जाकर वहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी। ठीक है, लास्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मस्ट बी सेम फॉर, ये तो करेक्ट था, सही। सी ऑप्शन यहां पर गलत हो रहा है ना, सी ऑप्शन यहां इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, सी को राइट करना है। क्लियर है चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 coins are tossed together, okay, the probability of getting exactly 3 heads each। अब एग्जैक्टली यहां पर ट्रायल्स कितनी बार हुआ? 8 coins are tossed together, साथ में उछाल रहे हैं, मतलब 8 बार उछाला होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स बच्चों यहां पर, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हो रहे हैं 8 हो रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना? 8। अब द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, इस तरह का सवाल हो जहां पर ट्रायल्स ज्यादा हो, वहां पर ऑलवेज बर्नौली ट्रायल्स अप्लाई होगी, दैट मींस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको अप्लाई करना है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अकॉर्डिंग टू बर्नौली ट्रायल्स में उसने बोला कि पी ऑफ एक्स इक्वल आर के लिए ANCR और P की पावर R Q N-R, ये फॉर्मूला जरूर आपको ध्यान रखना है, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, याद रख सकते हो। x इक्वल आर, दिस इज द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, NCR, N मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितने ट्रायल्स हो रहे हैं, और R मतलब यहां पर कितनी बार पूछा गया है। P और Q यहां पर क्या है? P को हम सक्सेस लेकर चल रहे हैं और Q को यहां फेलियर। P और Q बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि P प्लस Q जो लिया है इनका सम ऑलवेज 1 होगा, P और Q का, है ना, सक्सेस और फेलियर का। अब जो R चल रहा है यहां पर R क्या लिख देंगे? ये जो R लिखा है ना, वही इसके P के ऊपर पावर लगाएंगे और Q के ऊपर N-R कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस। ओके, अब एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं 3 हेड्स के लिए। अच्छा, यहां पर हेड और टेल की बात करेंगे,
हेड और टेल, क्योंकि कॉइन है, कॉइन पर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो बेटा पी का वैल्यू यहाँ हाफ हो जाएगा, ये हेड को बता रहा है, ठीक है। और क्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ, है ना। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हाफ ही आएगा, इसलिए 1 में से जानबूझकर माइनस करके लिखा है, क्योंकि ध्यान रखिए इन दोनों का सम 1 होता है। अब कंडीशंस अप्लाई होगी पी ऑफ एक्स, मतलब आर की जगह हम एग्जैक्टली 3 की बात कर रहे हैं ना, 3 रख दो यार, है ना, ओनली 3। तो जहां आर आ रहा है वहां 3 पुट कर देंगे, एन की जगह 8 रख देंगे, ये एन का वैल्यू है। तो 8c3 ये हाफ हो चुका है, और आर की जगह कितना रखोगे 3, और हाफ क्यू भी हाफ ही है, और एन माइनस 3 दैट इज 5। इज इट करेक्ट? 8c3 हाफ की पावर 3 और हाफ की पावर 5, and solving these equations 8c3 this is the combinations NCR, और NCR वाले से सोल्व करोगे, NCR बच्चों को याद है भाई, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r होता है। तो 8c3 को सोल्व करने का तरीका क्या है, 8 7 इंटू 6 लिखोगे, और 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखोगे। हाफ 1 की पावर कुछ भी 1 दैट इज 1, और 2 की पावर 3 चल रहा है और 2 की पावर 5 चल रहा है, तो बेस इक्वल है तो पावर 8 कर दीजिएगा, तो दैट इज 2 की पावर कितना हुआ, 8 हो चुका है। इज इट करेक्ट? नाउ 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट हो चुका है। यहां से 8, अच्छा 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिकॉज 2 की पावर 8 आ रहा है, 2 की पावर 3 से 2 की पावर 8 या 2 की पावर 5 बन जाएगा, और ऊपर 7 बचा है, ये 7 लिख दीजिए। 2 की पावर कितना होगा 32, 2 की पावर 5 कितना होगा 32, ठीक है। तो क्या इस तरह का ऑप्शन 4 में नजर आ रहा है? यस, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, 7/32, 7/32, ठीक है। ये समझ में आया, कॉन्सेप्ट जरूर समझना है, सवाल के पीछे किस तरह से सोल्व करना है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग सोल्व हुआ है। एग्जैक्टली 3 की बात की हेड की, तो यहां पर डायरेक्ट आर की जगह 3 रख दिया। यहां पर एटलीस्ट 3 हो या फिर मोस्ट 3 हो या फिर एटलीस्ट वाला कंडीशन दे दे, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर लेस देन और ग्रेटर देन वाली बात करेंगे। क्लियर है चीज? इस तरह के सवाल एनसीईआरटी में आपको दिए हुए हैं, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, याद होना चाहिए। इस तरह से कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछा जाएगा जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो। इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो डायरेक्ट 2-2 लाइन में सोल्व हो रहे हैं, वो फॉर्मूला बेस्ड हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, इसमें क्या आंसर आएगा? हाँ, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो विच ऑप्शन करेक्ट हियर? 4 ऑप्शंस बना रखे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के बेस्ड पर। क्या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है? यदि ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, कैन आई राइट पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये तो कंडीशन ट्रू है ना इंडिपेंडेंट के लिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो रहा है मेरे को। दूसरा तो गलत है भाई, देखो देखो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 माइनस ये क्या लिख दिया, पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ डी, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। थर्ड वाले भी चेक कर लो, तो बिल्कुल गलत है। 3 यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है भाई, ये वाला भी गलत होता है। सिंपल ए डैश, ये ध्यान रखना है, पी ऑफ ए डैश इंटर बी डैश दिया हुआ है, तो यदि ये इंडिपेंडेंट है बच्चों, तो मैं लिख सकता हूं ऐसा, तब ये ट्रू होगा रूल। यहां पर डैश, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का दिया हुआ है, तो ये ऑलवेज इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा यदि ये इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये भी जरा देखना, और साथ के साथ ए पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश and P of A intersection B dash, what can I write? A dash, that is P of A dash into P of B, okay, and P of A into P of B dash, ऐसा भी ट्रू होता है। ऐसा 4 स्टेटमेंट लिखे हो, 4 ऑप्शन हो, तो जरा ध्यान रखना, ये भी करेक्ट होता है यदि E A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना, दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट, तभी ये रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं करना जबरदस्ती। Got it? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और पी ऑफ बी बाई ए, ये तो ऑलरेडी किया था, इसी बेस्ट एक सवाल किया हुआ इसी पर। पी ऑफ ए बाई बी पूछा है, तो पी ऑफ ए बाई बी में हमें किसकी नीड होगी? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी की। पी ऑफ बी ऑलरेडी हम जानते हैं, पी ऑफ बी 0.8 दिया हुआ है, हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लोगे यहां से भाई, पी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है, यहां से पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई पी ऑफ ए,
यही तो करोगे करेक्ट। ये हो गया 0.6 और यहां से P ऑफ B इंटरसेक्शन A, ये P ऑफ A कितना है 0.4, तो ये हो गया 0.24, किसका वैल्यू आ गया P ऑफ B इंटरसेक्शन A का। क्या बच्चों हम ये वैल्यू यहां रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं सर। 0.24 हो गया है और P ऑफ B कितना दिया हुआ है 0.8 रहा, तो यहां से भाई कितना हो रहा है 0.3 नजर आ रहा है ना, 0.3 आरती चॉइस होते हैं, ए ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। यस जिसकी मैं बात कर रहा था वो सवाल मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं बच्चों। ये सवाल लास्ट ईयर ही 2022 में जो फर्स्ट टाइम CUT हुआ है उसमें पूछा गया है। आप जरा लेवल देख लेना सवाल का, ठीक है ना। हमने जो एनालिसिस किया है जो वही सवाल पिछली स्लाइड में निकले। क्वेश्चंस क्या पूछा गया है कि इफ इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, 4 ऑप्शंस यहां दिए हुए हैं, ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फिर ऑप्शंस यहां लिखे हुए बेटा, है ना। ए एंड बी मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये बोला है। द सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1, P ऑफ A इंटू P ऑफ B इक्वल P ऑफ A इंटरसेक्शन B, एंड D यहां लिखा हुआ A डैश एंड B डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये 4 स्टेटमेंट थे और इसके आंसर नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हमें चारों स्टेटमेंट को पढ़कर देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत सिंपल सी बात है, यदि यहां पर A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोल दिया गया है, करेक्ट। तो बच्चों आपको पता है क्या, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो ए और बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? बिल्कुल नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपने पढ़ा हुआ है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कुछ अलग होते हैं। उन दोनों इवेंट्स का यदि हम कॉमन निकालते हैं तो एक वॉइड सेट यानी नल सेट यानी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, फाई हमें लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यदि म्यूचुअली है तो फाई मिलेगा और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाती है। कितनी होगी बच्चों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। द सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू, ऐसा कुछ नहीं। P ऑफ B प्लस P ऑफ B का सम 1 नहीं मिलेगा, दैट इज रॉन्ग। अब C वाला तो ये तो पढ़ा है ना, P ऑफ A इंटू P ऑफ B इक्वल P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यदि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो व्हाट कैन आई राइट, P ऑफ A तो ये मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सी करेक्ट हो रहा है। एंड ऑल्सो लास्ट वाली साइड में अभी जस्ट देखा है मैंने जो इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट बताया कि ए डैश और बी डैश ऑल्सो इंडिपेंडेंट, मतलब ए और बी पहले से इंडिपेंडेंट है तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स बनेंगे। तो वही चीज भाई डी भी करेक्ट हो रहा है, तो सी और डी यहां पर करेक्ट है। तो ऑप्शन सी और डी मतलब सी वाला ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या ये सवाल इजी था या नहीं, इंडिपेंडेंट से रिलेटेड पूछा गया था, आपको कॉन्सेप्ट पता है इसका तो आप इजीली टिक कर लोगे, आधे मिनट में भी ये जल्दी से सोल्व हो जाता। ओके है ना। इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहां पर है, ये भी लास्ट ईयर ही पूछा गया था। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देखो इंडिपेंडेंट इवेंट से पूछा गया, P ऑफ ए का वैल्यू 3/5 है, P ऑफ बी का वैल्यू 4/9 है और इसका वैल्यू पूछ लिया। ये सवाल किया अभी मैंने डाला था, ठीक है, स्लाइड में। यहां पर बच्चों क्या दिया हुआ है, P ऑफ ए 3/5 एंड P ऑफ B दिया हुआ है 4/9। ओके, अब हमसे पूछा गया है P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो व्हाट कैन आई राइट, P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश, ये लिखा जा सकता है ना। यदि इंडिपेंडेंट ऑलरेडी इट इज बोथ इवेंट्स आर गिवन अस इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो P ऑफ A डैश हमें नहीं पता, P ऑफ A डैश मतलब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके। तो इसको 1 में से माइनस करोगे तो यहां से 5 माइनस यानी कि कितना हो गया 2/5 इनटू इसको भी 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस या 9 माइनस 5/, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो व्हाट आई हैव 2/9। क्या 2/9 ऑप्शन है? लास्ट ऑप्शन बना हुआ है बेटा, देखो 2/9, ये 2/9 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो बेस्ट पूछा गया। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that exactly one of them solve.
क्वेश्चन में क्या पूछा है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व। देखो दो आदमी थे, दोनों अपने अपनी प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सोल्व कर रहे थे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी कितनी दी हुई है, पी ऑफ ए 1/2 है और पी ऑफ बी कितना दिया हुआ है 1/3, है ना। अब बोथ ट्राई टू सॉल्व द फाइंड द प्रॉपर्टी एग्जैक्टली वन ऑफ देम। तो इसमें कंडीशंस क्या होगी, क्या हम लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है, जरा ध्यान दो। क्या हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए, यदि ये सोल्व कर रहा है तो दूसरा सोल्व नहीं करेगा, पी ऑफ बी डैश। यदि बी सोल्व कर रहा है तो दूसरा सोल्व नहीं करेगा, ऐसे लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए डैश। अब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए डैश ये हो गया हाफ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल सकते हो, ये 2/3 होगा, प्लस पी ऑफ बी कितना होगा, यहां पर पी ऑफ बी निकाल सकते हैं भाई, पी ऑफ बी 1/3 है और पी ऑफ ए डैश कितना होगा, हाफ हो जाएगा। यही तो काम करना है। क्या इसे सोल्व कर सकते हैं भैया, ये कैंसिल हो गया यहाँ से 1/3 और प्लस 1/6 ऐड कर लो तो 1/2 आ रहा होगा मेरे ख्याल से भाई, है ना। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 3/6 यानी कि 1/2। क्या 1/2 है, बिल्कुल है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया एक सोल्व करेगा तो दूसरा सोल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो दो केस बनाकर उनको फाइनली हम ऐड कर देते हैं। ये पहला केस बना था, ये दूसरा केस बना है। ओके, क्लियर है चीज। तो ये बच्चों हमने प्रोबेबिलिटी से जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। इस जितने भी सवाल किए हैं इस पर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट वाले सवाल है वो सारे सवाल आप सोल्व करके जाइएगा। गारंटी देते हैं कि इन क्वेश्चंस के अलावा इनके कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल से बाहर नहीं पूछा जाने वाला। आपको सिर्फ लगातार प्रैक्टिस बनाए रखनी है और हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए, जिसमें मैथमेटिक्स के सीरीज हर चैप्टर की MCQ यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं लगातार लेकर आता रहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।